हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उनकी मदद से हम लोग ये तरीका सीख लेंगे कि किस तरह से हमें अलग अलग सिचुएशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब रही बात एवरेज प्रॉफिट निकालने की, तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है जितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं उनको डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। मान लीजिए 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उनको ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है और बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स होता है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और क्यों एवरेज प्रॉफिट लेते हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। क्योंकि डायरेक्टली अगर प्रॉफिट दिया फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो एडजस्टमेंट्स दिया है तो पहले हमें एडजस्टमेंट्स करके और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स हैं और उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स जो आप देखोगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जिस साल का प्रॉफिट होगा, देखिए हमारे पास जैसे हर साल के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। तो जो भी हमें प्रॉफिट, हर एक प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए किसी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्लस करेंगे और क्या क्या माइनस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बड़ा सिंपल तरीका है, इसको प्रैक्टिकली जो डे टू डे लाइफ में होता है वैसे हमें सोचना है। सबसे पहले आता है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस बिजनेस में क्या होता है, कोई भी ऐसा लॉस जो हम जो डे टू डे लाइफ में नहीं होता है और जिसको हम नॉर्मल नहीं मानते उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लॉस बाय फायर, आग लगने से बिजनेस को लॉस होता है, सबको पता है। तो जिस साल आग लगी होगी उस साल के प्रॉफिट को ऑब्वियसली इसने डिक्रीज कर दिया होगा, लेकिन ये है तो एबनॉर्मल ही। तो इसीलिए क्योंकि इसको हमें नॉर्मल बनाना है, तो जिस साल का लॉस हुआ है उस साल के लॉस में हम क्या करेंगे, जितना भी लॉस हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। या इसी तरह से लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, अब चोरी होना भी तो एबनॉर्मल लॉस ही है, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस में तो होता नहीं है। नॉर्मली हम इसको एक्टिविटी नहीं मान सकते, तो इसीलिए इसको जो लॉस हुआ है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। मान लीजिए 5000 का लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, 5000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन। सेकेंड अगर आप देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता है बिजनेस के अंदर बेचे नहीं जाते। कोई भी बिजनेस नहीं चाहेगी कि अपने फिक्स एसेट्स को बेच दे, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मान लो फिक्स एसेट को उसने बेचा, तो क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस में नहीं आता है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो जो उसमें लॉस हुआ होगा बेचने में, फिक्स एसेट को बेच के जो उसे नुकसान हुआ होगा, उसने उस साल के प्रॉफिट को डिक्रीज करा दिया होगा। तो हमें क्या करना है, उसको ऐड कर देना है फिर से। अब वो जो भी अमाउंट दिया होगा उससे हम इसको ऐड कर देंगे। तीसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखो 11th क्लास में हमने बड़ा यूज किया है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वहाँ हमारा नेट प्रॉफिट निकलवाने में मदद करता है। तो ये देखिए कैसे अफेक्ट करता है, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये रहा, आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो एक हम इमेजिनरी वैल्यू भी ले सकते हैं या हम इसको सिंपली समझ सकते हैं। आप देखिए हमारा, मान लीजिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती है। इसी तरह से हमारा परचेजेस होता है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, आपको सब याद होगा, आपने करा हुआ है 11th में। और इसी तरह से क्रेडिट साइड में अगर आप देखो तो सेल्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, जीपी आपके दिमाग में होगा। मान लेते हैं कि इमेजिनरी वैल्यू भी हम लेके देख सकते हैं। मान लो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, मान लेते हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी है। इसी तरह से हमारा परचेजेस, वेजेस, कैरेज यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम मान लेते हैं, ये भी हमारा 20,000 है सब मिला जुला के। और इसी तरह से हमने सेल जो किया है, ये हमने 50,000 का हमने सेल किया है, मान लेते हैं ये इमेजिनरी वैल्यू है।
और इसी तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मान लेते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 आया, क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू ₹20,000, तो हमारा टोटल क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो टोटल होगा प्रॉफिट वो आ जाएगा 70,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70,000 टोटल लिख देंगे और इसमें से ये दोनों डिडक्ट करेंगे जब, तो 70,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया आप देखोगे दैट कम्स टू ₹40,000। कितना आया, 40,000। तो अब हमारा 40,000 आ गया है प्रॉफिट। अब अगर इसको अगर हम ओवर वैल्यूएशन कर दें, यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर थोड़ा बढ़ा के दिखाएं, जैसे मान लो 20,000 बढ़ा, इसमें हम 10,000 और बढ़ा देते हैं गलती से, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। अगर ये 20,000 होता तो हमारा आंसर और 10,000 कम हो जाता, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 40,000 आंसर कितना हो जाता 30,000। तो आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो हमारा आंसर डायरेक्टली घटता जा रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जीपी हमारा हो जाएगा डिक्रीज, और जीपी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू चली जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, और ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक में भी आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा बढ़ता है, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा यानी कि अंडर वैल्यूएशन होगा तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है एडजस्टमेंट में कि अगर ये डिक्रीज हो जाए, इंस्टेड ऑफ 40,000 अगर ये मान लो डिक्रीज हो जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ये डिक्रीज होगा तो हम इसमें डायरेक्टली इसका इफेक्ट ये आएगा कि डिक्रीज होते के साथ ही हमारी जो वैल्यू है ये फिर से घटेगी। तो ये दो इफेक्ट ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा जीपी घट जाएगा, और अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम से दिखाएंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो इसीलिए जब भी हमारा प्रॉफिट घटते हुए इफेक्ट आएगा तो हम उसको दोबारा से सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। को देखो कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और उसके वजह से हमारे कुछ टूट फूट गया और उसको हमें सर्विसेज करा के खर्चा करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस विच इज़ नॉट गोइंग टू अकर रेगुलरली, रेयर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह के लॉसेस ने हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करा दिया होगा, हमें उसे क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको ऐड कर देना है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है हम एसेट खरीद, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आप पढ़ चुके हो, कोई भी एसेट कमाने के पर्पज से किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, हमने कोई एसेट खरीदा और हमने गलती से उसे खर्चा मान लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखोगे कई बार एसेट्स खरीदे जाते हैं और उसको बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, लेकिन किसी किसी में गलती क्या होती है अकाउंटेंट से कि उसको वो खर्चा मान लेते हैं। तो अगर इस तरह का खर्चा आ जाता है बिजनेस के अंदर तो हम इसको, इसने क्योंकि प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया होगा तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और जो भी इसका इफेक्ट आएगा उसको हम बुक्स में दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये सब जो है ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आप देखो हमारे बिजनेस के अंदर लॉसेस, कई तरह के लॉसेस होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल लॉसेस पे। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे एबनॉर्मल गेन्स क्या क्या हैं। ये जो एबनॉर्मल लॉसेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट हैं जिसको हमें लेस करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे एक होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, अगर हम कोई एसेट को बेचते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो डे टू डे लाइफ में पॉसिबल, मतलब हम उसको नॉर्मल नहीं मानते, तो वो हमें एबनॉर्मल गेन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कोई बेचता नहीं है जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर उसे बेचे और उससे उसको फायदा हो जाए तो उसको एबनॉर्मल गेन करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा, हमें क्या करना है उसको नॉर्मल बनाने के लिए लेस करके डिक्रीज कर देना है। इसी तरह से फिर आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप देखो इसका ठीक ऑपोजिट है जो ऊपर हमने डिस्कस किया। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा से दिखा दिया जाए
तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो, ज़्यादा से दिखाएंगे तो हमारा जीपी भी ज़्यादा आएगा, और जीपी ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे उस साल का प्रॉफिट ज़्यादा से दिखाई देगा। तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। एंड इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक अगर हमने कम से दिखा रखा है, जैसे बोला देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर हमने अंडर वैल्यूएशन कर रखा है ओपनिंग स्टॉक का, तो ये भी हमारे क्या करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप देख सकते हो अगर हमने इसे कम से दिखाया यहाँ पे, तो जैसे ही हम कम से दिखाएंगे तो कम से माइनस होएगा टोटल में, और कम से माइनस होगा तो हमारा जो जीपी है वो ग्रेटर आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा। तो ज़्यादा निकल के आएगा तो इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाने के लिए हमें इसको डिक्रीज करना होगा दोबारा से। इसी तरह से नेक्स्ट आता है नॉन रिकरिंग इनकम्स। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो नॉन रिकरिंग है, जो डे टू डे लाइफ में नहीं होती, तो इन इनकम्स को हमें लेस करना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करे जाते हैं। तो इस तरह के अगर इनकम ने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हमें उसको सही करने के लिए डिक्रीज करना चाहिए। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम्स। कई बार क्या होता है कि कुछ जो नॉर्मल बिजनेस होती हैं उससे हट के हम कई बार इन्वेस्ट करते हैं और उसके वजह से इनकम होती है। तो इस तरह के इनकम को हम इनकम नहीं मानते, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल हो गई ना इनकम। तो इसलिए प्रॉफिट ने इसने क्या किया होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया होगा। तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से लेस करके दिखाना पड़ेगा। फिर आ जाता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर आप देखो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो होते हैं ये सैलरी होते हैं। तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्या करेगा, इसने पार्टनर को, देखिए जो रेम्यूनरेशन होता है ये एक तरह से आप समझ सकते हो कमीशन होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये तो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस है, इसको बुक्स में दिखाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बुक्स में गलती से इसको डिडक्ट नहीं किया होता है, जो कि करना चाहिए। तो अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा हर साल का, जो हमें एम्प्लॉयज़ को देना है या हमें पार्टनर्स को देना है। तो वो हमें माइनस करके दिखा के, और तभी जाके नॉर्मल निकलेगा। इसी तरह से आप देखोगे कई बार क्या होता है, इंश्योरेंसेस होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। हमेशा बिजनेस को प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर ये प्रीमियम ये इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, इसको हम नॉर्मल एक्सपेंसेस मानते हैं। तो अगर मान लीजिए बिजनेस ने अगर मान लो एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक प्रीमियम अगर कोई छूट गया है, तो हमें उसे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंस है। तो इसे अगर गलती से बिजनेस से गलती से छूट गया है तो विल हैव टू डिडक्ट इट। अब ऐसा करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट सॉल्व होके आएगा वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्या बोला है इसमें। कह रहा है कि अमन ने भरत की बिजनेस खरीदी 1 अप्रैल 2020 को, और इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जो फॉर्म की गुडविल होगी ये वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेजेस है। तो ये हमेशा गिवन होगा कि 2 ईयर्स परचेजेस कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो रहेगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, और जो प्रॉफिट है वो 3 साल का गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। देखिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं। तो इसको पहले हमें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला लगाने से पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से करके दिखाया इसमें। हम ईयर्स ले लेंगे 2018, 2019 और 2020। क्या क्या प्रॉफिट है वो हमने नोट कर लिया। पहला जो है हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन साथ में आप देख सकते हो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एक हमें 10,000 का एबनॉर्मल गेन था। ये कोई भी गेन हो सकता है, जैसे मान लो एसेट बेच के हमने गेन किया हो, या इस टाइप का कोई भी गेन। तो क्योंकि इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया और ये एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल करने के लिए हमें दोबारा सही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 90,000। इसी तरह से 2019 में आ जाइए। 2019 में हमारा प्रॉफिट था 1,10,000, और ये कैसे आया है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। हमने लॉस को माइनस करके दिखाया है। तो लॉस को जब हमने माइनस किया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सही करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती से उस समय प्लस हो गया था। तो आप देखोगे लॉस हो गया था, तो उस समय अगर ये लॉस हुआ है तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि आप देखोगे यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो इसने उस साल के प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो हमें इसको सही करने के लिए ऐड करना है। फिर आ जाता है तीसरा 85,000। कह रहा है इसके अंदर इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम है। नॉन बिजनेस इनकम यानी कि कोई भी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसने हमारे प्रॉफिट को ऐड कर दिया होगा।
तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो हमें बस बहुत ही प्रैक्टिकल रहना है। अगर इसने प्रॉफिट को एबनॉर्मल गेन किया है तो हमें माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस किया है तो हमें प्लस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करते के साथ ही आपका टोटल 3 लाख आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, टोटल जो नॉर्मल प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो भी दे रखे हैं। तो 3 लाख टोटल आया, इसमें से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 लाख हमारा एवरेज आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 लाख। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ना वही कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड भी क्या है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो ये सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आप देखोगे इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है सिमरन ने परचेज किया अनीता की बिजनेस 1 अप्रैल 2020 को। अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया हुआ है कि कब कब गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जब कोई नया पार्टनर आता है, जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करना चाहते हैं, या कोई रिटायर हो जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या बिजनेस अमेलगमेट हो जाए। तो ये सब सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें ये सब सॉल्व करना पड़ता है गुडविल। यहाँ पे क्योंकि बिजनेस खरीदी जा रही है, तो जब कोई बिजनेस खरीदी जाती है तब भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो 1 अप्रैल से इसने बिजनेस जो है परचेज किया, और इट वाज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 3 है, और प्रॉफिट कितने साल के हैं, 4 साल के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ईयर्स के प्रॉफिट विद गिवन है। अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो प्रॉफिट है हम उसी के हिसाब से इसको करेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। आप देखिए सबसे पहले जो है यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए जितने साल के जो हैं ईयर हैं वो लिख दिए, और जो जो प्रॉफिट गिवन है वो चारों हमने लिख दिए। अब हम एडजस्ट करते जाएंगे यहाँ पे, और जो जो चीज़ें आएंगी प्लस माइनस उसे हम सॉल्व कर लेंगे। पहला एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 एक एसेट था जिसको हमने प्रॉफिट पे बेच दिया था। कितने प्रॉफिट पे बेचा था, 10,000 पे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे हमने प्रॉफिट पे बेचा है, दिस इज एबनॉर्मल गेन, बिकॉज एनी प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन एसेट इज अ एबनॉर्मल गेन, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस किया है, ब्रैकेट में लगाने का मतलब है माइनस साइन, तो ये माइनस कर दिया। अब आप देखो 90,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 80,000। हमने इसको सॉल्व करके रख दिया। 2017 वाला जो एडजस्टमेंट था एक सॉल्व हो गया। अगर इससे रिलेटेड और एडजस्टमेंट आएगी तो यहीं पे हम कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एक मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंट में, एंड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन P&L अकाउंट। हुआ क्या कि एक मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंट होने की वजह से, और 30,000 का नुकसान होता है। तो 2018 में जो आप देख रहे हो ना 30,000 का जो लॉस हुआ है, इसने प्रॉफिट को ऑब्वियसली घटा दिया होगा। तो ये 1,60,000 जो आप देख रहे हैं इसमें पहले से ही ये माइनस होके आया है। लेकिन ये है तो गलत ना, क्योंकि एक्सीडेंट जो है ये तो रेगुलर होते नहीं है, तो इसीलिए ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो इसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हमने प्लस किया और जो आंसर आया वो कम्स टू रुपीज़ 1,90,000। तीसरा, आप देखोगे कह रहा है 31 मार्च 2019 को फॉर्म्स के जो एसेट्स थे वो नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। एक्चुअली हुआ क्या कि जो फॉर्म के एसेट्स थे उनका हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ध्यान से उतर जाता है, यानी कि जो उसकी प्रीमियम है ना वो हमने देना भूल गए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग 10,000, इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे करती है और हर साल पे करती है, तो ये चीज़ उन्होंने छूट गया है तो इनको एक तरह से देना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे दिस। तो हमने क्या किया, जो 1,80,000 आप देख रहे हो ना ये बिना उसको दिए आया है। अब क्योंकि हमें नॉर्मल रूटीन में देना चाहिए तो हम उसे देंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि 1,70,000 आ रहा है। रही बात 2020 की, तो इससे रिलेटेड कोई आप नीचे एडजस्टमेंट नहीं देख रहे हो, तो एज इट इज़ रहने देते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही नॉर्मल प्रॉफिट है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, दैट कम्स टू रुपीज़ 6,60,000। अब हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली। आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं। हमारा टोटल कितना आया था स्टूडेंट, 6,60,000। ईयर कितना था, 4,
तो हमने जब सॉल्व किया तो एवरेज प्रॉफिट कम्स टू रुपीज़ 1,65,000। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 165 आया, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको याद ही है 3 ईयर्स दिया हुआ था। जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,95,000। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स थोड़ी अलग तरह की हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है ओम शांति। आप देखो ओम शांति एंड नमो ये 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं। अब इसने ये बोला है कि दे अग्री टू एडमिट देव, इन्होंने देव नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए बोला है, और इसके लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज। 4 ईयर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये इस बार 4 दिया है इंस्टेड ऑफ 3। तो आप देख सकते हो। और फिर बोला है कि परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे। तो ये है, और आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने क्या किया, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वो परचेज, 5 साइकिल्स खरीदी जो कि 20,000 की हैं, एंड वो रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और खरीदने के बाद इसको ना इन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में खर्चे में दिखा रखा है P&L अकाउंट के अंदर। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर इन्होंने साइकिल परचेज किया है तो क्या ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस में आना चाहिए? 11th में तो हम करते थे ऐसे क्वेश्चंस। तो आप इसको P&L अकाउंट जब हम बनाते थे तो ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में हम लोगों ने इसे दिखाया होगा, जबकि इसे दिखाना कहाँ चाहिए था, इसको दिखाना चाहिए था सब बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एसेट, इससे तो हम प्रॉफिट ऑन करेंगे ना आगे फ्यूचर में, तो इसीलिए इसको हमें एसेट में दिखाना चाहिए। बट इन्होंने क्या करा, इसे ट्रैवलिंग में दिखाया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर इसने माना है तो उस साल का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किस साल का प्रॉफिट? इन्होंने कब खरीदा है? आप डेट जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इन्होंने बोला 1 अप्रैल को खरीदा, 1 अप्रैल। तो आप देखिए ये पूरा ईयर कितना है, आपको क्लोजिंग ईयर हमेशा दिख रहा है 31 मार्च है सबका। तो इस साल का जो खरीदा हुआ एसेट है वो 31 मार्च अगर हम देखें तो 2020 में हम पहुंच जाते हैं। तो हम जो एडजस्टमेंट करेंगे इसकी 2020 में करेंगे, ना कि 2019 में, क्योंकि 2019 तो 31 मार्च को ही खत्म हो गई ना, क्लोज हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आइए एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ बोल रखा है कि हमें डेप्रिसिएशन भी करना है, क्योंकि ये एक तरह से ये फिक्स एसेट है, तो इसके ऊपर हमें डेप चार्ज करना पड़ेगा। कितना? 25% बोल रहा है, 25%। नाउ स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, जितने ईयर हैं सब लेते जाएंगे। तो 2016 में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, 2017 भी एज इट इज़ आ गया, 2018 में भी नकल करके हमने 1 लाख लिख दिया, 2019 में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ध्यान रखिए 1,40,000 हमने लिख दिया। ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन आप 2020 में जब जाओगे तो वैल्यू माइनस में है। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं माइनस में वैल्यू है, 1,20,000 ब्रैकेट में। अब ये लॉस हुआ है, इस साल लॉस हो गया था। तो अब हमें इसे नॉर्मल, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको हमें नॉर्मल कैसे बनाएं? तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं कि भाई कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारा 2020 जो है, 2020 का जो प्रॉफिट है वो माइनस में आया है। कितना आया है वो आप देखो, माइनस में आया है 1,20,000। तो हमने इसे क्या किया, 1,20,000 हमने लिख दिया। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। इसने एडजस्टमेंट क्या बोला है कि हमने एसेट को एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखाया, तो ये तो हमने गलत किया ना। तो ये प्रॉफिट को उस समय डिक्रीज कर चुका होगा, तो हम इसे लिखेंगे एड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो था ये गलत था, क्यों? इसे माइनस हो गया था, अब हमें इसे प्लस करना है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना लिया गया है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिया गया है सर 20,000। तो हम 20,000 को प्लस कर देंगे। तो जब इसे प्लस करेंगे तो हमारा एक माइनस है एक प्लस है, तो अब हमारा आंसर माइनस का 1 लाख आ जाएगा। माइनस का 1 लाख, ये माइनस का है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। क्योंकि बुक वाले ने बोला 25% का डेप लेना है, तो हमारे टोटल जो साइकिल हैं वो हैं 20,000 की। तो 20,000 के ऊपर पूरा एक साल इस्तेमाल हुआ, तो 20,000 के ऊपर आप डेप लगा के देख लीजिए। 25% का डेप लगा लीजिए आप, यानी 1/4। तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो हमने 5,000 का डेप लगाया। और डेप जो है, क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस को और बढ़ाएगा, तो हमने इसे माइनस कर लिया, क्योंकि जो डेप है वो तो लेस होगा ना, लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये है तो खर्चा ही। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1,05,000, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, आप देख ही रहे हो।
तो ये हमारा आंसर माइनस में आ गया, या ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो हमारा जो इस साल का आया है टोटल, दैट कम्स टू ₹1,05,000। और आप देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही चीज़ की है, ये जो टिक कर रहा हूँ 1,05,000 सॉल्व करके इन्होंने भी यही निकाला है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ये रहा हमारा 1,05,000 आ गया, हमने सॉल्व करके देख लिया है। अब हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया नॉर्मल। अब कितना आया 2,35,000। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट देखिए सॉल्व करके दिखाया गया है, 2,35,000 डिवाइडेड बाई 5 जब करेंगे तो 47,000 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था 4 था, और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया नॉर्मल 47,000, दोनों को इंटू कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आता है तो आप उसको कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे ही आपको करना है। अगर आप देखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिखाया है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और अगर ओवर वैल्यूएशन दिखाया है तो घट गया होगा, और यही इसका ऑपोजिट उल्टा केस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसको ट्रेडिंग अकाउंट वाला कंसेप्ट से आप सोच के देख लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाता हुआ दिख रहा है तो उसे माइनस कर दीजिए, और घटाता हुआ दिख रहा है तो प्लस कर दीजिए। तो आज इतना ही था। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, सर्टेनली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।